नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कुछ साल पहले मैं एक बाबा से मिला था गंगा जी के किनारे। उनके पास कई लोग आते थे, किसी किसी को हेल्प करते थे, किसी को ऐसे ही भगा देते थे। मुझे कुछ चाहिए नहीं था उनसे, मैं खाली उनके पास बैठा हुआ उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। मुझे अच्छा लगता था उनके साथ बैठना। उम्र रही होगी करीब 60-65 के, और एक बड़ी ख़ास क्वालिटी थी उनके अंदर में। वो किसी के कपड़े को टच करके बता देते थे कि वो इंसान इस समय कहाँ है, जस्ट टच करके। तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे पॉसिबल है? तो बोलते हैं चेतना से, कॉन्शियसनेस से। तो मेरे मन में ये सवाल आया उस समय, करीब 7-8 साल पहले की बात है, कि चेतना क्या होती है। और आज गुरुदत्त ने भी परशुराम के इसी सवाल का जवाब दिया है कि चेतना क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक कॉन्शियसनेस या चेतना केवल वीडियो में सुन करके समझ जाने की चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं ओशो से बेहतर मानता हूँ कृष्णमूर्ति को, क्योंकि जितनी बार भी मैं कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ओशो की किताब को पढ़ता हूँ तो मैं खो जाता हूँ कहानियों में। अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल किक मिलता है। लेकिन जब मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ तो मैं अपने मन के अंदर चला जाता हूँ। सारे थॉट्स रुक जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी अपने मन के अंदर में झांकने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहूँगा उससे आप अपनी चेतना के पास जा सकते हैं। गुरुदत्त बहुत कंफ्यूज नहीं करते हैं परशुराम को, एकदम सिंपल भाषा में कहते हैं 2 तरह की चेतना होती है, बस एज सिंपल एज दैट। एक है परम चेतना उनके हिसाब से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस। और एक है जीव चेतना, जिसको मैं आसान भाषा में कहता हूँ इस शरीर की चेतना या मैं चेतना। और इन दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस क्या है? परम चेतना एक बहुत बड़ा विस्तार है, उसका रंग रूप, उसकी शक्ल होती है अंतरिक्ष की तरह, आकाश की तरह। और एक बड़ी ख़ास क्वालिटी होती है उसकी, वो है एवर अनचेंजिंग। जैसे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आकाश उसी रंग का दिखाई देता है, आसमान का कोई रंग नहीं होता, और इसलिए वो बदलता नहीं है। तो ये तो है परम चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और एक है हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसको मैं और थोड़ा आसान करने के लिए एक नया नाम दे देता हूँ। इसको मैं ज़िनोगा में कहता हूँ अवेयरनेस। ये उसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक बहुत छोटा रूप है। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि वो अलग कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें तो हेल्प करती हैं हमको समझने में, और कुछ चीज़ें हमको कंफ्यूज करती हैं। और ये सवाल पूछना कि आखिर ये जीव चेतना उस ब्रह्म चेतना से अलग कब और कैसे हुई, ये एक कंफ्यूज करने वाला सवाल है। सवाल ऐसा होना चाहिए जो आपको क्लैरिटी की तरफ, पीस की तरफ ले जाए। तो फिलहाल हमारे पास एक थियरी है कि ब्रह्म चेतना होती है, और एक सच है कि हमारे पास अपनी चेतना है। और गुरुदत्त कहते हैं कि ये जो जीव चेतना होती है, ये शरीर की चेतना जो होती है, जिसको मैं अवेयरनेस कहता हूँ, ये है चेंजिंग, हर क्षण बदलती रहती है। और ये है डिपेंडेंट, इसको एक शरीर चाहिए, एक मन चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों कॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में और बॉडी कॉन्शियसनेस में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोगों को ये बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ना चाहिए और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में हमको जाना चाहिए, वो ये है कि ये शरीर की चेतना हमारे शरीर की तरह ही फ्लिकरिंग है, बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब होने वाला है। और इसी का एक्चुअल बड़ा रूप है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो अब हमारी चॉइस है दोस्तों, एक तरफ हम शरीर को रखें और खेल खेलें सुख और दुख का, और एक तरफ हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो जाएं और कोई सुख दुख हमको टच नहीं कर पाएगा, और हम रहेंगे परम शांति में, एटर्नल पीस में। और वो डेथ नहीं होता, एटर्नल पीस कोई और चीज़ होती है, एकदम जीवंत होती है। इस बात को बार बार अपने आप को याद दिलाइएगा कि हमारी फिज़िकल बॉडी की कॉन्शियसनेस
मतलब हमारा अवेयरनेस अस्थाई है, टेम्परेरी है, फ्लिकरिंग है। तो सवाल उठता है कि हम कैसे इस छोटे से अवेयरनेस से जंप करके हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जा सकें। इसके लिए आप ज़ेनोगा एडवांस को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको पूछना होगा मैं किस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो बॉडी है आप, वो तो सच है, लेकिन किस चीज़ से आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये बॉडी चेंजिंग है, डिपेंडेंट है। तो अगर ये शरीर बदलने वाला ही है, मन में कोई नया मोड़ आने वाला ही है, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरफ जाए, ये शरीर कैसा बने। जैसा पढ़ते हैं वैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो समाधि का स्टेट है, लास्ट स्टेट, वो पहचान की स्टेट है, आइडेंटिफिकेशन की स्टेट है कि आप किस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप इस बॉडी कॉन्शियसनेस से डिसआइडेंटिफाई होकर के उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका एक टूल दिया है गुरुदत्त ने। ये बहुत एंशिएंट टूल है, आप जानते हैं इसके बारे में। ये है विटनेस, एक साक्षी बन जाना। कैसे होता है ये? जब भी कोई सुख हो उसके लिए धन्यवाद करना, जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना, लाइफ जो भी आपको परोस रही है जीने के लिए एक्सपीरियंस के रूप में, उसको सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब कंप्लेन न करना। धन्यवाद करना मतलब एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ आपके पास आ रही है, आपको टच नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो अवेयरनेस होती है वो इस फिज़िकल बॉडी की होती नहीं है, वो कहीं और से आती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आती है। और इसी अवेयरनेस का इस्तेमाल करता है हमारा बॉडी चीज़ों को सेंस करने के लिए और हमारा मन चीज़ों को सोचने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल होता है, ऐसे ही हमारे अवेयरनेस को यूज़ करता है हमारा माइंड और बॉडी ईंधन की तरह, और बहुत यूज़ करता है। लेकिन लास्ट में गुरुदत्त एक ऐसा सूत्र देते हैं जो जब मुझे मिला तो मैं उस रात सो नहीं पाया। मतलब मैं सो गया, बॉडी सो गई, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस सो ही नहीं पाई। पूरी रात मैं जगता रहा, शरीर शिथिल जैसे नींद में होता है वैसा हो गया, लेकिन मेरी चेतना उसके बाद से कभी बेहोश नहीं हुई। गुरुदत्त बताते हैं कि जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो मन की वजह से बॉडी में फंसी रहती है, और इस बॉडी कॉन्शियसनेस को कोई वस्तु चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी। मुझे उस दिन ये समझ में आ गया, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता तो मेरी अवेयरनेस फ्री हो जाएगी। बस उस दिन के बाद से सोचना बिल्कुल बंद। जब कुछ काम होता है तो विचार होते हैं, नहीं तो मन शांत होता है। इतना याद रखिए कि इस फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस को, इस चेतना को चाहिए वस्तु सोचने के लिए। जैसे एक भैंस चारा खाती है और फिर मुंह में उस चारे को चबाती रहती है, जुगाली करती है, ऐसे ही हमारे मन को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर मेरे सामने कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, मैं सोच नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या सोचना, ये तो मेरे मन का ईंधन कंज्यूम करेगा। बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था जैसे कि मुझे एक अलादीन का चिराग मिल गया है, उस चिराग को टच करते हैं तो जीनी आता है। और यहाँ पर इस चिराग ने जिस किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है मन, उसे गायब कर दिया। ढेर सारी चीज़ों के साथ मैंने ट्राई किया, हर उस चीज़ के साथ जिसके लिए मेरे मन में कंप्लेन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, मैं उसको अपने मन में लाता। पीछे से बैकग्राउंड में से एक एहसास आता था कि ये तो ऑब्जेक्ट है, बस मन शांत। और जैसे ही मन शांत होता है वो पीछे की तरफ, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट वो कनेक्टेड ही है। जैसे एक कमरे में शांति है, पूरे कमरे में, और कहीं किसी कोने में ज़रा सी आवाज़ आई तो जब तक आपके मन में कोई वस्तु है तब तक आप इस बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ फंसे रहेंगे, चाहे वो कितनी भी पवित्र वस्तु हो, कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो।
हमारे बहुत से मित्रगण हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान इंसान के प्रति इतना क्रूर क्यों है, इतनी बीमारियां, इतना वायलेंस आखिर क्यों अलाउ कर रहा है भगवान? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्शियसनेस के लिए केवल वस्तु है, उसके लिए केवल एक बड़े से 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल स्क्रीन पे खेल चल रहा है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लिए कोई मरता नहीं है, कोई पैदा नहीं होता, ये सब खेल चल रहा है, पर्दे पे चलने वाला खेल। लेकिन यहाँ याद रखिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस समय ये आपके अवेयरनेस का एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप किसी डूबते हुए को सहारा दें, कोई पानी में डूब रहा है तो आप उसकी तरफ हाथ फैला दें, रस्सी फेंक करके उसको बुलाएं अपनी तरफ। ठीक ऐसे ही जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में रस्सी डाल करके उसे अपने मन में बुला रहे हैं, आप इस दुनिया को अपने चेतना में बुलाते हैं। ये जानिए और फ्री हो जाइए। इस दुनिया में ढेर सारे बीज हैं, दुखों के, फ्रस्ट्रेशन के। इस दुनिया को जन्म लोक नहीं कहा जाता है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म होता है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ ख़त्म हो सकती है उसके बारे में विचार नहीं करना। अगर विचार करना ही है तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ने में विचार को कंज्यूम करिए। जैसा पढ़ेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने अपने मन में कोई विचार नहीं किया, वस्तु छोड़ दिया, आप एक स्टेप पहुंच गए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ। ऑब्वियसली इसके लिए बॉडी भी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में दर्द है तो आप ये कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते। मन चीखेगा, परेशान करेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी एक नॉर्मल होनी चाहिए। सर पे छत नहीं है, भूखे पेट है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए चूज़ कर करके चीज़ों को सोचिए। मैंने WBX की सीरीज़ बनाई पैसे को और स्टार्टअप के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा मन पैसे को लेकर के जुगाली करे कि कब और कैसे होगा, आएगा या नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम दिखता है उस चीज़ को उठाइए, उसको स्टडी करिए, उसके बारे में सोचिए और गहरे से सोचिए। एक बार मेरे साथ एक भाई साहब मिले थे और उन्होंने ढेर सारी अच्छी बातें मुझसे कहीं प्रॉमिस किया और मुझे करीब 10-12 लाख का चपत लगा दिया। उस दिन मैंने अपने आप से कहा, हो ना हो आशीष, ये तुम्हारी गलती है, तुम इस आदमी को पहचान नहीं पाए। तब जाकर के मैंने वो पर्दाफाश सीरीज़ पढ़ाना शुरू किया था कि कैसे कोई आदमी झूठ बोलता है तो आप उसको समझ सकें, पकड़ सकें, एक ट्रस्टेड टीम कैसे बनाएं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपका मन एक बड़ी सी अलमारी की तरह है और उसमें किस खाने में क्या रखना है ये आपको कॉन्शियसली चूज़ करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा खाना होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, क्योंकि ये विचार बाकी सारे विचारों को डिसॉल्व करेंगे, आपको उनसे फ्री करेंगे। तो 3 चीज़ें करनी है आपको एज ए ज़ेनोगी। एक, आपको ज़ेनोगा कंप्लीट थियरी और प्रैक्टिसेस समझना है। दूसरा, आपको सुपर सक्सेसफुल भी होना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे फ्यूचर के साधु संत एक भिखारी की ज़िंदगी जिए। दे शुड बी वेरी प्रैक्टिकल पीपल, सक्सेसफुल पीपल। एक सोसाइटी में नाम होना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। आज लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS ऑफिसर बनाते हैं। वो ये भी कह सकें कि मेरे बच्चे को बड़ा होकर ज़ेनोगी बनना है, एक एनलाइटेंड माइंड का स्पेशलिस्ट बनना है, ये लोग बोलें। और तीसरा, आप में से ही बहुत से लोग, आपके बच्चे जब इस आर्ट को सीखेंगे, ज़ेनोगा को और WBX को सीखेंगे, तो वो और आगे जाएंगे। उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी। कोई हो सकता है पॉलिटिकल लीडर हो, कोई हो सकता है अपनी बड़ी सी NGO का एक ट्रस्टी हो। तो वो आदमी डिसीजंस लेगा, तो आपको राइट डिसीजन मेकर भी रहना है। तो मैंने अपने सारे कोर्सेज़ को इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ज़ेनोगी, एडवांस ज़ेनोगी एंड कंप्लीट ज़ेनोगी। एक में आप केवल स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। एक में आप पैसे को समझते हैं और एक में आप डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। और एक बार आप जब समझ जाते हैं उसको आप रख देते हैं, उसकी जुगाली नहीं करते। क्योंकि जितना देर तक आप शांत रहते हैं मन के अंदर, उतना ही आप अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे ही मैंने गुरुदत्त के मुंह से ये चीज़ सुना
कि अवेयरनेस को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, चेतना को चाहिए होता है वस्तु। तो मेरे मन में जितने भी वस्तुएं पकड़ रखी थी वो सब छूट गई, एक साथ छूट गई। अब मेरा मन किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो एक सर्जन की तरह, एक सुनार की तरह बहुत ध्यान से, बहुत ही सॉफ्टली अपने विचारों को वेस्ट मत करिए, उसको क्रूड मत बनने दीजिए, उसको इंटेलिजेंट बनाइए। अगर कुछ उसको सोचना है तो उसको सीरियसली सोचना सिखाइए, कैजुअली नहीं। क्योंकि जहाँ कैजुअल थिंकिंग हुई वहाँ पर आपका अवेयरनेस गड़गड़ गड़गड़ करके ख़त्म हो रहा है और उसके बदले में आपको मिल रही है ढेर सारी सफरिंग और डेथ। इस जन्म में बहुत से लोगों ने मुझे गाइड किया है, डॉक्टर पीजे सहर ने, कृष्णमूर्ति ने, रमण महर्षि ने। लेकिन जो माइंड को साइलेंट करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो मैं गुरुदत्त को दूंगा, क्योंकि उनको सुनते ही मेरा मन कंप्लीटली साइलेंट हो गया। खैर, ये तो मेरी बात थी। आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या समझ में आया इस पूरी वीडियो से? कमेंट करिएगा, अपने सवालों को लिखिएगा।